दोस्तों हाजिर हुआ हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। आप देख रहे हैं GDN की खास रिपोर्ट। बने रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। वीडियो पर एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मिडिल ईस्ट की सच्ची और पक्की खबरें वक्त से आपके पास पहुंचती रहें। दोस्तों वीडियो में गाज़ा की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। नेतन्याहू का UN भाषण, उसमें उनका बयान क्या रहा। उधर ट्रंप का एक बड़ा प्लान क्या है वो भी बताऊंगा। ईरान पर पाबंदियां, हिजबुल्लाह का एक बड़ा ऐलान। इसके अलावा सारी दुनिया से लेकर खेल जगत में भी इजराइल के बहिष्कार को लेकर आवाज़ें तेज़ हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के बीच जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में दुनिया भर के प्रतिनिधि बैठे थे, कल ही की बात है, नेता बैठे थे, तो उस वक्त सबकी निगाहें एक ही शख्स पर टिकी हुई थी। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। कड़े सुरक्षा घेरे में वो मंच पर आए, कैमरों की फ्लैशें चमकने लगीं, लेकिन उसी वक्त एक हैरत अंगेज़ काम होता है। जी हाँ, सैकड़ों प्रतिनिधि नेता अपनी सीटों से उठ खड़े होते हैं और हॉल से बाहर चले जाते हैं। ये नज़ारा सिर्फ एक वॉकआउट नहीं था, ये एक गूंजता हुआ संदेश था कि दुनिया का सब्र अब टूटने लगा है। दुनिया नेतन्याहू के पूरी तरीके से खिलाफ हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों नेतन्याहू ने अपना भाषण शुरू किया। लहजा वही पुराना था, सख्त था, कठोर शब्दों से भरा था, वही राग जो बरसों से दोहराते आ रहे हैं। हमास को ख़त्म करना है, हमें काम पूरा करना है, ये लड़ाई रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, वगैरह वगैरह। मगर उसी वक्त गाज़ा की तंग गलियों में बमों की गड़गड़ाहट, धुएं के बादल और अस्पतालों की दीवारों से टकराती चीखें दुनिया को एक और सच्चाई सुना रही थीं। जी हाँ, शनिवार की सुबह से ही गाज़ा के अस्पताल मौत की गिनती कर रहे थे। अल अहली अरब हॉस्पिटल ने बताया कि एक ही हमले में 11 लोग मारे गए, जिसमें से आधे औरतें थे और बच्चे थे। नुसैरात रिफ्यूजी कैंप में 9 लोगों का पूरा परिवार ज़मींदोज़ हो गया और जो लोग खाने के पैकेट तलाशने निकले थे उन पर भी गोलियां बरसा दी गईं। 6 लोग वहीं मारे जाते हैं। ये तस्वीर सिर्फ जंग की नहीं थी, ये तस्वीर थी इंसानियत की तबाही की। जी हाँ दोस्तों, गाज़ा सिटी जो कभी इस इलाके का सबसे बड़ा शहरी केंद्र था, अब खंडहरों का ढेर बन चुका है। लाखों लोग वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन लाखों अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, भूख, प्यास और बीमारियों से लड़ते नज़र आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने पिछले महीने पुष्टि की थी कि गाज़ा में अकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी दूषित हो चुका है और सड़कें मलबे से अटी पड़ी हैं। ऐसे माहौल में जब नेतन्याहू न्यूयॉर्क में खड़े होकर भाषण देते हैं, कहते हैं कि हमें हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना है, तब सवाल उठता है कि क्या ये लड़ाई हमास से है या पूरी इंसानियत से है। दोस्तों, एक महिला जिनका नाम सलवा सुबरी बकर है, कैमरे पर खड़ी होकर रोते हुए कहती हैं कि हमें कहा जाता है वहाँ जाओ, फिर कहा जाता है कि वापस लौटो, वापस आओ। हम सड़कों पर हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं? दुनिया हमसे चाहती क्या है? दोस्तों, इस महिला का ये सवाल सिर्फ उनकी ज़बान पर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में है। इसी बीच वॉशिंगटन से एक नई आवाज़ आई है। डोनाल्ड ट्रंप, जो फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी पर लौट चुके हैं, उन्होंने दुनिया को बताया कि उनकी टीम एक बड़े पीस प्लान पर काम कर रही है। उन्होंने इसे बहुत प्रेरक और उपयोगी बातचीत कहा और दावा भी किया कि अब एक ऐसे सौदे के हम करीब हैं, ऐसा सौदा जिसमें सभी बंधक रिहा होंगे, हज़ारों फ़िलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे, तुरंत सीज़ फायर होगा और शायद एक दिन फ़िलिस्तीन को भी अपनी अलग पहचान मिले। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये 21 पॉइंट का खाका तैयार किया गया है, जिसमें सिर्फ फायरबंदी, कैदियों की अदला बदली नहीं बल्कि गाज़ा के लोगों को वहीं रहने की गारंटी है और एक भावी फ़िलिस्तीनी राज्य की राह खोलने जैसी बातें भी शामिल की गई हैं। लेकिन नेतन्याहू ने मंच से ही साफ कर दिया दोस्तों कि नहीं, कोई फ़िलिस्तीन नहीं बनेगा। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ ट्रंप उम्मीदों की दुनिया दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू उसे उसी वक्त ठुकरा देते हैं। अब सवाल ये है, कौन सच बोल रहा है कि क्या ये 21 पॉइंट का प्लान कभी ज़मीनी हकीकत बन पाएगा या सिर्फ एक और कागजी वादा बनकर रह जाएगा? गाज़ा और न्यूयॉर्क की ये हलचल ख़त्म भी नहीं हुई थी कि तेहरान से एक और तूफ़ान उठा। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की पुरानी पाबंदियां दोबारा लगाने का ऐलान हो गया। 1 दशक पहले जो सेक्शन हटाए गए थे वो फिर से लौट रहे हैं।
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने शिकायत की थी कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वादे पूरे नहीं किए, और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई, तेहरान ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। राष्ट्रपति पुज़ेशकियन ने न्यूयॉर्क से लौटते वक्त कहा, ये नाइंसाफ़ी है, ये गैर कानूनी है। अमेरिका चाहता है कि हम अपना सारा यूरेनियम सौंप दें और हर महीने गले में फंदा डाल लें। हम किसी जाल में क्यों फंसें, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान कभी न्यूक्लियर बम बनाने की नीयत नहीं रखता, लेकिन अगर दुनिया हम पर हमला करेगी, अगर इजराइल हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराएगा, तो हम कैसे भरोसा करें कि ये खेल सिर्फ दबाव तक सीमित रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी हमें जकड़ना चाहते हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। और इसी वक्त रूस ने ऐलान कर दिया कि उसने ईरान के साथ $25 अरब का न्यूक्लियर पावर डील साइन कर लिया है। यानी एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ सहारा। यही है आज की भू राजनीति की शतरंज। लेबनान में भी आग थमी नहीं है। 1 साल हो चुका है अब इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को हवाई हमले में मार गिराया था, मगर उनकी तस्वीरें अब भी बेरूत की गलियों में हैं। हज़ारों लोग उनकी कब्र पर जुटे और नए लीडर नईम कासिम ने ऐलान कर दिया, हम अपने हथियार कभी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, ये ताज़ा बयान है। लेबनान की नई सरकार भले ही चाहती हो कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र किया जाए, लेकिन कासिम का संदेश साफ था, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। हम हर उस प्रोजेक्ट का मुकाबला करेंगे जो इजराइल के लिए है। यानी एक तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं हमास को ख़त्म करो, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, हथियार नहीं छोड़ेंगे। ये टकराव बताता है कि आने वाले वक्त में ये इलाका और भी हिंसा की तरफ बढ़ सकता है। जी हाँ, अब ज़रा खेलों की दुनिया देखिए। खेल मैदान, जब मैदान पर राजनीति हावी हो जाए तो असर और गहरा हो जाता है। इटली की मशहूर साइकिलिंग रेस गिरोह डेल इमिलिया से इजराइल की टीम को बाहर कर दिया गया। आयोजकों ने कहा कि सुरक्षा खतरे बहुत बड़े बड़े हैं। हाल ही में स्पेन की रेस में भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, सड़कों पर सड़कें जाम कर दी गई थी और आखिरी स्टेज कैंसिल करनी पड़ी थी। बोलोनिया की लेफ्ट विंग सरकार ने साफ कहा कि गाज़ा में जो हो रहा है उसके बाद इजरायली टीम का खेल में शामिल होना ऐसा है जैसे ज़ख्म पर नमक छिड़कना। और दबाव सिर्फ साइकिलिंग तक नहीं रुकने वाला। यूरोपियन फुटबॉल बॉडी UEFA जल्द ही वोट करने वाली है कि इजराइल की फ़ुटबॉल टीम को यूरोपियन टूर्नामेंट से बाहर किया जाए। और संगीत की दुनिया में भी दोस्तों ये चर्चा है कि इजराइल को अगले साल के यूरोविज़न से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया जाए। यानी अब ये जंग सिर्फ बंदूक और बम की नहीं है, बल्कि खेल, संगीत, कल्चर यहाँ तक पहुँच चुकी है। पूरी दुनिया आज एक सवाल पूछ रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं हम रुकेंगे नहीं, हिजबुल्लाह कह रहा है हम हथियार नहीं डालेंगे, ईरान कह रहा है हम झुकेंगे नहीं, ट्रम्प कह रहे हैं हम शांति लाएंगे। लेकिन गाज़ा की गलियों में बच्चे भूख से रो रहे हैं, अस्पतालों में माएँ अपने बच्चों की लाशें पहचान रही हैं और सड़कों पर लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं हम जाएँ तो आखिर कहाँ जाएँ। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद और निराशा की, दबाव और अहंकार की, इंसानियत और सियासत की। आने वाले दिनों में दुनिया किस तरफ जाएगी, ये सवाल सबके सामने है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर लिखें। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।